हेलो दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हम बात करें गणित शिक्षण की विधियों के बारे में। आज चर्चा करेंगे अपन संश्लेषण विधि के बारे में। इससे पूर्व अपनी जो विधि थी वो थी विश्लेषण विधि। ये दोनों जो विधियां हैं वो एक दूसरे की विपरीत विधियां हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको अपन देख लेते हैं, फिर उसको पहले देखेंगे और फिर साथ में इसको देखेंगे। तो दोनों विधियां साथ साथ में चलती हैं, ठीक है। तो अपन बात करें संश्लेषण की। देखिएगा संश्लेषण होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं संश्लेषण शब्द को। संश्लेषण का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज है उसको अपन ने पहले में अलग अलग भागों में वो खंडित है या पूर्व में वो टूटी हुई है और उसको अपन क्या करते हैं, एक जगह वापस से जोड़ते हैं। तो इस जोड़ने की जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे, संश्लेषण करना कहते हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि छोटे छोटे भागों को जोड़ना, छोटे छोटे भागों को क्या करना, जोड़ना, ये चीज क्या कहलाती है, संश्लेषण कहलाती है। तो ऐसी विधि जिसमें जो अलग अलग भाग हैं उनको हम एक जगह एकत्रित करते हैं और फिर अगर समस्या का समाधान करना सीख लेते हैं तो ऐसी विधि को संश्लेषण विधि कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि इसमें सामान्यतः जिस प्रकार से जो दूसरी विधि अपनी पढ़ी थी इससे पूर्व, कौन सी विधि थी, इससे पूर्व की जो विधि थी वो थी अपने विश्लेषण। और विश्लेषण में हम क्या कर रहे थे, जो एक भाग है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रहे थे। ये इसकी क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इस विधि में हमने देखा था कि हमारा जो शिक्षण सूत्र था वो क्या था, ये एक तो था निष्कर्ष से अनुमान की ओर, ठीक है। एक शिक्षण सूत्र था अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे वो देखिएगा। तो सामान्य से अगर हम बात करते हैं तो यूं कहा जा सकता है कि इसमें शिक्षण सूत्र की अगर बात करें, शिक्षण सूत्र की बात करें तो इसमें कहा जा सकता है कि इसमें शिक्षण सूत्र काम में आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और दूसरे अगर शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो यूं कहा जा सकता है कि इसमें कह सकते हैं कि अनुमान से निष्कर्ष की ओर, ठीक है। दोनों चीजें यहां पर हो जाती हैं। तो ऐसे ये क्या है, एक प्रकार से उस विधि का विपरीत मेथड है, ठीक है। तो ये कहा जाता है, इससे कहा जाता है संश्लेषण विधि। अब देख लेते हैं इसके एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में एक बार लिखूंगा फिर उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं। मैंने कहा था कि एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे संश्लेषण विधि को क्या होता है। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 625 वर्ग मीटर है, जिसके चारों ओर तार लगाने का खर्च कितना दिया हुआ है, प्रति मीटर की दर क्या दी हुई है, 15 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। और इसके चारों ओर का जो कुल खर्च है अपने को तार लगाने का वो ज्ञात करना है। तो इसको अपन संश्लेषण विधि के माध्यम से किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने कहा था कि ये ऐसी विधि है जिसमें पहले विश्लेषण होगा और उसके बाद क्या होगा, संश्लेषण होगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, इसको अलग अलग भागों में विभाजित करना होगा। इसका मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। क्या करने वाले हैं, विश्लेषण। और उसके बाद क्या होगा, संश्लेषण। तो विश्लेषण करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि किस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले यह देखना होता है कि आपको प्रश्न में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया क्या गया है, तो वो दिया गया है अपने को वर्ग का क्षेत्रफल और क्या दिया गया है साथ में, तार लगाने का खर्च 15 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। 15 रुपए प्रति मीटर ये दर दी गई है। दोनों चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। उसके बाद ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात क्या करना है अपने को, साफ साफ लिखा हुआ है तार लगाने का कुल खर्च। तो तार लगाने का कुल खर्च अपन ने लिख दिया। दोनों चीजें हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले विश्लेषित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फिर तार लगाने का खर्च कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने का तरीका सीधी सीधी बात है, अगर चारों ओर की चीजें आ रही है तो इसका मतलब वो क्या होगा, परिमाप होगा। और परिमाप को क्या कर देंगे, हम किससे गुणा कर देंगे, दर से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया परिमिति को दर से गुणा करके हम क्या कर लेते हैं, कुल खर्च ज्ञात कर लेते हैं। अब परिमिति क्या होगी, तो परिमिति के लिए अपन चलते हैं, देखिएगा वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात
करेंगे। तो वर्ग का परिमाप कैसे होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। इसके माध्यम से हम क्या कर लेंगे, वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। अभी अपने पास दिया हुआ क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसको अभी अपन और आगे देखते हैं कि इसको और कैसे संश्लेषित किया जाएगा। पहले अभी इसका और थोड़ा विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम संश्लेषण करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अपना क्वेश्चन था, अपन ने अभी देखा था, इसका विश्लेषण अपन ने कर लिया था, अभी और चल रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन अपना था, क्षेत्रफल कितना है, वर्गाकार जो खेत मान लो या वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 625 वर्ग मीटर था, और दर क्या दी गई थी अपने को, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से। इससे पहले हमने क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, और इसके बाद में हमने विश्लेषण उसका कर लिया था, कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप क्या होता है, वो सारी चीजें आपने देख ली थी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा इस विधि के माध्यम से। तो देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को, 625 वर्ग मीटर, जो कि अभी पूछा था ना, इससे पूरा हमने बताया था कि इसमें क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है वो चीज यहां रख दी हमने उठा करके कि क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। और तार लगाने की दर क्या है, यानी खर्च कितना होगा, 1 मीटर पर खर्च कितना हो रहा है, 15 रुपए प्रति मीटर, ये भी दोनों चीजें दी गई हैं। उसके बाद वर्ग के परिमाप का सूत्र, यहां तक हम चले गए थे नीचे, वो क्या चीज है, 4 गुणा भुजा, यहां तक हमने विश्लेषण इसका पूर्व में कर लिया था। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसका संश्लेषण कर रहे हैं। तो संश्लेषण किस प्रकार से करेंगे, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एक वर्ग की भुजा, यानी जो वर्ग है उसकी एक भुजा क्या होगी, तो कितना दिया हुआ है 625, तो क्या हो जाएगा, वर्ग की एक भुजा कितनी आ जाएगी, 25 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के लिए अपन को क्या करना है, वर्ग की भुजाएं होती है 4, तो और एक भुजा कितनी है 25 की, तो 4 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। और दर कितनी दी हुई है अपने को, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो जो अपने पास जो आना चाहिए था वो आ चुका है, पूरा मान आ गया, बस ये तो क्या हो गया, परिमाप, ठीक है। और ये क्या है, इसकी दर है, दोनों को गुणा कर देंगे और अपने तार का खर्च ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो विधि है आपकी वो कौन सी होगी, संश्लेषण विधि। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से देखा जाए तो संश्लेषण विधि नाम से संश्लेषण विधि है, लेकिन वैसे विस्तारित है। कैसे, क्योंकि इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, उस चीज को विश्लेषित करना होता है और उसके बाद उसको वापस से संश्लेषित करना होता है। तो ये जो विधि है एक प्रकार से कहें तो जो संश्लेषण विधि है वो मुख्य रूप से विश्लेषण होगा और उसके बाद होगी, तो विश्लेषण के बाद ही हम क्या कर पाते हैं, इसमें संश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसके गुण, संश्लेषण विधि में क्या क्या गुण है वो देखते हैं। इस विधि में प्रमाण संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी पहले विश्लेषण कर लिया और लास्ट में क्या किया जाएगा, जो प्रमाण होगा, जो आंसर होगा अपना, वो क्या होगा, छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि और जो विधियां होती हैं उनके जैसे इसमें नहीं है, अलग अलग सोपानों से होते हुए बालक को गुजरना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा इसमें सोपान नहीं है। बस जो प्रश्न दिया गया है उसको आधार मान करके ही हम क्या कर लेते हैं, उसका हल कर लेते हैं। बस करना क्या होता है, पहले उसका विश्लेषण, यानी कहने का मतलब उसको तोड़ेंगे और फिर वापस से उसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। दूसरा है, इस विधि से हल क्रमबद्ध किया जाता है, जो मैंने अभी कहा कि पहले हम उसको तोड़ करके फिर वापस धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर उसका फॉर्मूला, ऐसे करके हम क्या कर लेते हैं, उसका समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यह विधि उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, बालक को स्वयं को ज्यादातर चीजें सोचनी होती हैं, समझनी होती हैं, उनके मानसिक स्तर के अनुरूप उनको हल करना होता है, इसलिए ये क्या है, अधिक ज्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, यह विधि या इस विधि से छात्रों को गणित के सूत्रों का ज्ञान होता है, यानी जो गणित के जितने भी जो फॉर्मूले हैं वो छात्र क्या करता है, इसके माध्यम से सीख जाता है। तो महत्वपूर्ण चीज है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी विधि में छात्र को गणित के सूत्रों का ज्ञान अधिक होता है, तो सीधा सीधा उत्तर अपना क्या हो जाएगा, संश्लेषण विधि के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो अब अपन देख लेते हैं इस विधि के दोष, क्या क्या कमियां हैं इस विधि में वो देखते हैं। डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं अपन। इस विधि से सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, और ये मैंने पूर्व में भी कहा है कि बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम हर एक समस्या, हर एक प्रकरण को पढ़ा नहीं सकते हैं, या फिर हर एक प्रकरण को पढ़ाना संभव नहीं होता है। तो वैसे ही ये विधि भी ऐसी है कि इससे हर एक समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो सभी समस्याओं का ये दोष भी माना जा सकता है। यह विधि बालकों की तर्क, निर्णय एवं विचार करने जैसी शक्तियों का विकास नहीं करती है, यानी यह विधि सभी शक्तियों का विकास नहीं करती। यह विधि बालकों की तर्क, निर्णय एवं विचार करने जैसी शक्तियों का विकास नहीं करती है। क्यों नहीं करती,
क्योंकि विश्लेषण में ही पहले सारी चीजें हो जाती है, तर्क, निर्णय, विचार, ये तो विश्लेषण में हो जाते हैं, संश्लेषण में नहीं होते। इसलिए ये विधि क्या नहीं करती, तर्क करना, क्योंकि छात्र के सामने सारी चीजें तर्क वितर्क तो विश्लेषण में हो जाते हैं। केवल छात्र को तो जो कुछ दिया गया है उसका मान ही रखना होता है, इसलिए छात्र को पता ही नहीं होता कि कैसे तर्क करना है, कौन सा सूत्र हमें रखना है, क्या दिया गया है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। नेक्स्ट है, इस विधि से क्यों किया गया है, यानी ये मान जो है ऐसा मान क्यों रखा गया है, इस चीज का पता इस विधि में नहीं होता, विश्लेषण में होता है। इसमें तो सीधा सीधा मान विश्लेषण के माध्यम से लिया गया है, वैसा का वैसा रख दिया जाता है। कहने का मतलब है छात्र को जैसा दिया गया छात्र को वैसा ही करना पड़ेगा, पर छात्र को स्वयं को यह पता नहीं है कि ये ऐसा क्यों किया गया है, इसमें ये मान क्यों रखा गया है, इसका परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है, वो सारी चीजें छात्र को पता नहीं होती। नेक्स्ट है, इससे छात्रों में रटने की प्रवृत्ति, वो इससे आ गया, रटने की प्रवृत्ति क्यों हो जाती है विकसित, क्योंकि छात्र को सीधा सीधा दिया हुआ मान है, छात्र को तो केवल रटना है और फॉर्मूला तैयार करना है और उसमें मान रख करके उत्तर प्राप्त करना होता है। इसलिए छात्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि छात्र किसको रटे, सूत्र को रटे, और सूत्र को रट करके केवल इसमें क्या किया जाता है, सूत्र को रट करके सूत्र में मान रखा और उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है कि इसमें रटने की प्रवृत्ति है वो छात्रों में विकसित हो जाती है। इसलिए ये भी एक प्रकार से इसकी क्या है कमी है। छात्रों को रटाना नहीं बल्कि उसको समझाना चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ है इस चीज का पता होना चाहिए, जो कि किसमें होता है, विश्लेषण में होता है, संश्लेषण में नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी जो विश्लेषण विधि है वो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, और अब मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।